नमस्कार दोस्तों, अंग आईएसपीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं उदयकांत और आपके सामने 67th बीपीएससी मेंस के लिए कुछ गेस्ट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं। और गेस्ट क्वेश्चन 67 के लिए ही नहीं है। अभी देखिएगा नवंबर माह के फर्स्ट वीक में ही ऑडिटर्स का एग्ज़ाम है। इसके बाद फिर देखिएगा डबल एओ का एग्ज़ाम है। इसके बाद सीडीपीओ का भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी नज़र में हैं, खास करके वैसे स्टूडेंट्स जो पहली बार मेंस लिखने वाले हैं। तो उनके मन में काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी सवाल है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वह जीएस फर्स्ट पेपर का सेक्शन सेकेंड का है। और मैं आज जो है जीएस फर्स्ट पेपर का सेक्शन फर्स्ट जो काफ़ी इजी है, मैक्सिमम लोग गेस कर लेते हैं, लेकिन मैं उसके लिए जो नए हैं और कुछ पुराने स्टूडेंट भी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस सेक्शन से बहुत ज़्यादा आसान होता है। यदि थोड़ा सा इनका प्रीवियस क्वेश्चन ईयर को उल्टा के देखें, पलट के देखें, तो पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीटेड होते हैं। खैर कोई नहीं, हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और टॉपिक के साथ भी आया हूँ कि ज़्यादा इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 7 टॉपिक आप पढ़ लीजिए, उसमें से निश्चित ही आराम से 3 प्रश्न लिख लेंगे। नए स्टूडेंट जो कि पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं और पहली बार मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इस सेक्शन में देखिएगा जो 60वीं 62वीं के बाद से कुल 6 प्रश्न पूछा जाता रहा है और 6 प्रश्न में आपको पता ही है कि 3 प्रश्न का जवाब देना है। और 3 प्रश्न में से बड़ा आसान सा होता है गेस करना, क्योंकि कई बार देखेंगे दोस्तों यहाँ से खास करके आर्ट एंड कल्चर से एक प्रश्न आपका डेफिनिट ही होता है और एक प्रश्न जो है आपका व्यक्तित्व से, यानी कि जो कोई खास व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल है, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, इसके बाद फिर आप देखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं, राम मनोहर लोहिया भी पूछा जा चुका है, जयप्रकाश नारायण भी पूछा जा चुका है और राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनमें से एक एक करके टॉपिक देखते चलते हैं। पहला देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि आपका कला से संबंधित आपके सिलेबस में दोस्तों 3 कला हालांकि पढ़नी है, जिसमें से आपका एक पटना कलम से, एक मौर्य कला और एक पाल कला। यहाँ से प्रश्न अब तक बीपीएससी ने पूछा है। थोड़ा सा ट्विस्ट करके बिहार के समग्र कलाओं को भी एक बार पूछा है। हालांकि मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ना होता है, लेकिन अभी तक स्पेशली मधुबनी पेंटिंग से प्रश्न नहीं पूछा गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, सबसे पहले पाल कला को देख लेते हैं कि इस बार के लिए मेरी नज़र में पाल कला महत्वपूर्ण है। पाल कला के अंतर्गत आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला से प्रश्न पूछा जाता है। समग्र रूप से पूछ लिया जाता है कि कभी कभार क्या होता है, एक एक प्रश्न है उसमें से अलग अलग टॉपिक, जैसे स्थापत्य भी पूछ लिया गया या मूर्ति कला या तो चित्रकला स्पेशल करके भी पूछ लिया जाता है। हालांकि इनमें से ज़्यादातर जो है पाल कला की विशेषताओं के बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। खैर दोस्तों, हम अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे पाल कला के बाद आपके सामने इस बार के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लग रहा है वह है आपका मौर्य कला। मौर्य कला भी है, पाल कला भी पढ़ लेना है, मौर्य कला भी आपको निश्चित ही तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि पटना कलम जो है पिछले बार 66 में पूछ लिया गया है। तो इस बार एकदम बिल्कुल संभावना कम है कि पटना कलम आपके प्रश्न में दिखेंगे। हाँ, पटना कलम उनके लिए कर लेना है जो कि ऑडिटर के स्टूडेंट है, या तो फिर डबल एओ या तो सीडीपीओ देना है, उनको कर लेना चाहिए। लेकिन 67 वाले के लिए पाल कला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए देखिए माफ़ करें, पटना कलम से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पाल कला मैंने ऊपर में बता चुका है। और मौर्य कला में आप देखेंगे यहाँ पे स्थापत्य कला, स्तंभ कला, स्तूप, गुहा विहार, यानी कि जो स्तूप जैसे कि बराबर की गुफाएं वगैरह हैं, नागार्जुनी गुफाएं, भवन निर्माण, लोक कलाएं, ये आपका सब टॉपिक है। ये समग्र रूप से मौर्य कला की विशेषता में सभी आ जाएगा, ठीक है, सब इसी में आ जाएगा। परंतु अब कभी कभी क्या करता है बीपीएससी, इनमें से स्थापत्य कला और फिर भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला के अंतर्गत भवन निर्माण कला स्पेशल देखिएगा पूछ लिया जाता है। या तो इनमें से हो सकता है
कि उनमें से 2-3 टॉपिक को पूछ लिया जाए। हालाँकि आप लोग को क्या करना है कि सभी तरीके से सचेत रहना है, नहीं तो सब समग्र रूप से जो है मौलिक कला में तैयार कर लेना है, ठीक है? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि पटना कलम नहीं पढ़ना है 67 वाले को। पटना कलम पढ़ना है उन्हीं लोग को जो कि डब्ल्यूओ या तो सीडीपीओ या तो ऑडिटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण मेरा गेस क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें से आपका है 1857 की क्रांति। इस बार के लिए मेरी नज़र में बहुत ही हिट क्वेश्चन है, यहाँ से आने की संभावना है। मैं इस बीच में देखिएगा एक टॉपिक को छोड़ रहा हूँ, वह संथाल और मुंडा। वो जनजाति विद्रोह पूछा जाता है बीपीएससी के प्रश्न में, लेकिन क्या है कि 66th में ये दोनों एक साथ ही पूछ लिया गया है, तो संभावना कम है। और बाय द वे यदि एक क्वेश्चन पूछता भी है तो इतना आपके पास लिखने के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तैयार करके जाएं, आसानी से 3 क्वेश्चन लिख करके आएंगे। 1857 की क्रांति के अंतर्गत आपको कारण उसको पढ़ लेना है, परिणाम पढ़ लीजिए, नेचर पढ़ लीजिएगा जिसका स्वरूप है, असफलता का कारण भी कर लीजिए। इसके अलावे आप जो है बिहार में 1857 की क्रांति का भूमिका पढ़ लीजिए, है ना? 1857 की क्रांति की भूमिका बिहार में पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके बाद फिर बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह का योगदान भी आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? यहाँ से आपका हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग चलते हैं किसान आंदोलन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान आंदोलन में आप देखेंगे कि एक चंपारण से सवाल तो पूछता ही है, बार बार पूछता रहा है चंपारण से सवाल। इसके बाद फिर देखेंगे आपका बिहार के किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती का योगदान निश्चित रूप से पूछता रहा है, तो यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिहार के किसान आंदोलन में सहजानंद सरस्वती का योगदान। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न देखने को मिला है ना? तो इसमें देखेंगे कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास कई बार रिपीटेड क्वेश्चन रहा है। कई बार क्या करता है, ईस्वी से डाल दिया जाता है, जैसे कि 1813 से लेकर के 1947 के बीच में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा यानी पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन। और कई बार देखने को मिला है कि स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा और प्रेस की भूमिका, ये भी कई बार पूछा है। तो आप इन 2 टॉपिक को कर लेते हैं तो आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे एग्जाम हॉल में, ठीक है दोस्तों? अगला टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन, ठीक है? असहयोग आंदोलन पूरा कर लीजिएगा, हालांकि बिहार को भी अलग से इसमें बिहार का योगदान या भूमिका इस तरह से आप कर लीजिए, क्योंकि इस बार मेरे लिए केस इसलिए है कि चौरा चौरी कांड जो है, चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसी घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन की वापसी हो गई है, और इस घटना का 100वां वर्षगांठ इस बार है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो मेरे नज़र में से एक गेस क्वेश्चन है तो आप इसको कर लीजिए। अगला जो गेस क्वेश्चन है दोस्तों, वह है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संपूर्ण भारत छोड़ो आंदोलन, इसके कारण, इसके परिणाम स्पेशली पूछ लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बिहार में 1942 की क्रांति की भूमिका, इस तरह से पूछ लिया जाएगा, बिहार से जोड़ करके। और यहीं पे देखिएगा आज़ाद दस्ता से जोड़कर प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो यहीं पे एक और ट्विस्ट करेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में बिहार में जयप्रकाश नारायण की भूमिका, इस तरह से भी यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ये भी आपका टॉपिक हो गया। आगे व्यक्तित्व में 4 व्यक्तित्व को कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी है। व्यक्तित्व में पहला जो है जवाहरलाल नेहरू कर लीजिए, और जवाहरलाल नेहरू करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का समग्र कर लीजिएगा, तो उसमें से उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रति क्या उनका सोच था, इसके बाद धर्मनिरपेक्षता पर, इसके बाद फिर देखिएगा उनका ग्राम पंचायत पे क्या उनका दृष्टिकोण था, सांप्रदायिकता पर क्या था, धर्मनिरपेक्षता पर क्या था, इसके बाद फिर देखिएगा निरपेक्षता पे क्या था, इस समग्र रूप से कर लीजिएगा।
और एक में देखिए जो कि दो दो प्रश्न करके पूछा गया है, दो दो टॉपिक करके इसी जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत में। जैसे पिछली बार पूछ लिया गया था सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता, तो अलग अलग से थोड़ा लंबा करके तैयारी कर लीजिएगा। इसका सांप्रदायिकता के प्रति क्या इनका विचार था, धर्मनिरपेक्षता के प्रति क्या विचार था। एक प्रश्न अकेला ही पूछ दिया गया था कि जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इनको भी पूरा कर लीजिएगा इनका। और एक इनका इकोनॉमिक थॉट कर लीजिएगा, यानी कि आर्थिक विचार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक बार पूछा गया था कि आधुनिक भारत में जवाहरलाल नेहरू का भूमिका, तो यहाँ समग्र रूप से आ जाएगा। तो आपका जवाहरलाल नेहरू का भी हो गया। अब एक जो है गांधी जी का है। गांधी जी एवरग्रीन है, यहाँ से हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है, चाहे इनका सत्याग्रह संबंधी विचार हो, सामाजिक सांस्कृतिक संबंधी विचार हो, जाति और धर्म से संबंधित विचार हो। इनका जो इकोनॉमिक जो थॉट था, यानी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कर लीजिए। जन आंदोलन में गांधी जी का भूमिका, और लास्ट में स्वदेशी, ये लंबा है, इसको कर लीजिएगा। एक यहाँ से कर लेते हैं तो आपका पूरा जो है एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा। और देखिएगा इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में देखिएगा दोस्तों, एक राष्ट्रवाद से संबंधित उनका विचार पूछा है, एक बार सामाजिक और सांस्कृतिक विचार पूछा है, और एक बार बंगला साहित्य और संगीत से संबंधित उनका विचार पूछा है। तो पता ही है रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं संगीत के बड़े प्रेमी थे, और संगीत चित्रकारिता के साथ साथ संगीत के लिए उन्होंने कई जो है उन्होंने संगीत की रचना की, जो आज भी बॉलीवुड में गाए जाते हैं। इसके अलावा रविंद्र संगीत के बहुत बड़े ये जनक थे, एक तरह से कहें कि इन्हीं के द्वारा बनाया गया था जो एक क्लासिकल म्यूजिक है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया के संबंध में 65 में पहली बार प्रश्न पूछा गया था, इनके सामाजिक और आर्थिक चिंतन। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों, यही आपका गेस क्वेश्चन है। इतना आप यदि कर लेते हैं तो आपका 6 में से आराम से 3 प्रश्न लेकर के आ सकते हैं। और सारे क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है, सभी पढ़ना जरूरी नहीं है, इतना आप कर लें। 67 जो बीपीएससी का जीएस फर्स्ट पेपर का जो सेक्शन फर्स्ट है, आर्ट एंड कल्चर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को, क्योंकि अभी मैं नया ही जुड़ा हूँ इस यूट्यूब से, तो आप लोग को ये क्या करना है कि चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है, लोगों को बताना भी है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।